नमस्ते दोस्तों, आज हम ग्राउंडनट के कल्टीवेशन का बात करेंगे। ग्राउंडनट जिसके और भी नाम हैं, जैसे कि इसको पीनट कहा जाता है, मंकी नट कहा जाता है, गोबेर कहा जाता है, अर्थनट कहा जाता है। अब इसके जो भी ये तीनों चारों जो नाम हैं, तो हर एक नाम के पीछे ना कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इनका नाम क्यों है ऐसा? तो पीनट, ये एक मटर के दाने के समान इसके दाने होते हैं, इसलिए इसको पीनट कहा जाता है। मंकी नट जब इसके पैक्स बनते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे पैक्स का भी, पैक्स क्या होता है। तो पैक्स बनते हैं तो पैक्स ऊपर से लटके हुए होते हैं मंकी की तरह, और फिर नीचे जब ज़मीन में आते हैं तो ज़मीन में पॉट्स का डेवलपमेंट होता है, देन मूंगफली लगती है। तो इसको मंकी नट कहा जाता है, गोवेर कहा जाता है, अर्थनट कहा जाता है। अब अर्थनट एक ये इसके जो पॉट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर लगते हैं, इसलिए इसको अर्थनट भी कहा जाता है। बात करते हैं हिस्ट्री का। तो इन इंडिया जूसेट फादर इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। जूसेट फादर ने इंडिया में सबसे पहले मूंगफली का कल्टीवेशन लेके आए थे। ग्राउंडनट का कल्टीवेशन सबसे पहले जूसेट फादर ने इंडिया में लेके आए थे। फिर ये इंडिया से इसको तमिलनाडु में कल्टीवेशन होने लगा, और तमिलनाडु से फिर एक थे पदम भाई पटेल, उन्होंने इसको गुजरात में लेके आए थे। और फिर अब गुजरात में एक बहुत ही अच्छा इसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। तो जब किसी भी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज़ होता है उसमें बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम। इसका बॉटनिकल नेम है अरेचिस हाइपोजिया। इसकी और भी सब स्पीसीज है, जैसे अरेचिस हाइपोजिया प्रोकुम्बेंस, अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा। तो हम अरेचिस हाइपोजिया ओवरऑल लेते हुए चलेंगे, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी फेविशी। अब ओरिजिन का बात करेंगे तो ओरिजिन होता है इसका ब्राज़ील में। अब ओरिजिन का एक थोड़ा सा बता दूं मैं कि ओरिजिन का हमको हर एक क्रॉप में देखा होगा आपने कि ओरिजिन का बात करते हैं, तो ओरिजिन प्लेस का जानना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक ब्रीडर आई के नज़रिए से हम देखें तो जहाँ पे जिस क्रॉप का ओरिजिन होता है वहाँ पे उस क्रॉप्स के बहुत से वेरिएशन देखने को मिलता है, एक जीन पूल देखने को मिलता है वहाँ पे, इसलिए हम ओरिजिन का स्टडी करते हैं। और ये एक साइंटिस्ट के लिए, जो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का जो साइंटिस्ट है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड सेल्स में 40 होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन रैंकिंग की। तो अगर वर्ल्ड सिनेरियो का बात किया जाए तो चाइना जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है इस प्रोडक्शन में, और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, इंडिया इसके प्रोडक्शन में। फिर अब अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जैसा कि बताया था कि सबसे पहले गुजरात में कल्टीवेशन होने लगा था इसका। तो गुजरात का जब से कल्टीवेशन होता आ रहा है तब से लेके अभी तक गुजरात को पहले नंबर पे लिया गया है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। और अगर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी का, तो प्रोडक्टिविटी में राजस्थान पहले नंबर पर है। बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में एक जो ग्राउंडनट होता है, एक इरेक्ट टाइप या बंच टाइप इसको कहा जाता है, जो कि एक जिसमें पॉट्स का डेवलपमेंट होता है, वो एक गुच्छे की तरह होता है, ये दिख रहे हैं। और एक होता है स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप, इसमें जो भी पॉट्स का डेवलपमेंट होता है वो एक फैलाव लेकर लेता है। हम जो भी इस वीडियो में लास्ट तक जो भी बात करेंगे उसमें इन दोनों को लेते हुए चलेंगे साथ में। जैसे कि अगर इनका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस का बात करेंगे तो ये स्प्रेडिंग लेकर जो होता है, स्प्रेडिंग टाइप का ग्राउंडनट, इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, बंच टाइप का कम होगा। सीड रेट का बात करेंगे, सीड रेट बंच टाइप में ज़्यादा होगा क्योंकि ये कम जगह में गुच्छे के जैसा लगता है, और ये जो फैलाव लेकर लगता है इसका सीड रेट कम होगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे। बात आती है मॉर्फोलॉजी पर। तो मॉर्फोलॉजी किसी भी क्रॉप का जब हम बात करते हैं तो उसके प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में होता क्या क्या है। तो रूट्स होती है, बीन्स होते हैं, स्टेम, फ्लावर, लीफ, ये मेनली आपको दिख ही रहे हैं ये।
अब बात करते हैं रूट्स का। तो रूट्स में ये दिख रहा है बीच में एक ऊपर से मोटी रूट्स और नीचे आके पतली हो गई, एक ऐसी रूट पाई जाती है जिस और साइड साइड से जो सेकेंडरी रूट से निकली हुई होती है, तो इसको टैप रूट कहा जाता है। टैप रूट कहा जाता है। और जो एक बताया था इसका अदर नेम होता है मंकी नट। तो ये दिख रहे होंगे आपको, ऊपर से पैक्स निकले हुए हैं एंड देन नीचे पोर्ट का डेवलपमेंट हो गया, तो इसलिए इसको मंकी नट कहा जाता है कि ये बंदर की तरह लटका हुआ होता है। अब बात करते हैं इसके सीड्स का। तो सीड से इसका डाइकोट सीड होता है, जो कि डाइकोट सीड्स क्या होता है, अगर आपको पता करना हो किसी भी क्रॉप का कि इसका डाइकोट सीड है या मोनोकोट सीड्स है, तो उसके सीड्स होते हैं उनको दो भागों में तोड़कर देखिए। अगर वो दो भागों में टूट गया तो वो डाइकोट सीड्स होता है, और अगर नहीं टूटा तो वो मोनोकोट सीड होता है। अब लीफ इसकी, तो इनकी लीफ क्या है, एक कंपोजिट लीफ पाई जाती है, जैसे कि पिछले क्रॉप्स में बात की थी कि कंपोजिट लीफ पाई जाती है, जिसमें कि एक अपोजिट वेनेसन दिख रहा होता है। अपोजिट वेनेसन क्या कि लीफ में ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, यह होती है कंपोजिट लीफ। और अगर सिंपल लीव्स का बात करें तो सीधे सीधे रेसे की तरह होते हैं, वो होती है सिंपल लीव्स। तो इसका फ्लोवर येलो कलर का फ्लोवर होता है। बात करते हैं सीड रेट का। तो बंच टाइप में जो एक गुच्छे की तरह लगा हुआ होता है, उसका सीड रेट होता है 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और स्प्रेडिंग टाइप में 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देख सकते हो आप कि जो स्प्रेडिंग टाइप एक फैलाव लेकर रहता है, उसमें एक सामान्य सी बात है कि एक ज़्यादा एरिया कवर करेगा प्लांट, तो सीड रेट कम लगेगा। और बंच टाइप में गुच्छे की तरह वहीं पे थोड़ी सी जगह में एक प्लांट लग जाता है, तो वो उसमें सीड रेट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कम जगह में लगेगा तो सीड रेट ऑलमोस्ट ज़्यादा ही लगेगा। अब इसके सीड ट्रीटमेंट का बात करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो ग्राउंडनट है इसमें फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसको ट्रीटेड द सीड्स विथ फंजीसाइड कार्बेंडिजम 2 और 3 ग्राम पर किलो ऑफ सीड। तो इसके सीड ट्रीटमेंट के लिए हमको कार्बेंडिजम का उपयोग करना पड़ता है, जो कि 2 से 3 ग्राम 1 किलो सीड के लिए सफिशेंट होता है। जर्मिनेशन, इसका जर्मिनेशन हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। सोइंग टाइम, अब सोइंग टाइम का बात करें तो खरीफ सीजन रबी सीजन इसको दोनों में बोया जाता है, लेकिन अगर बात करें तो 80% इसको खरीफ सीजन के क्रॉप में बोया जाता है, इसलिए कल्टीवेशन किया जाता है, इसलिए हम इसको खरीफ सीजन में ही लेंगे। तो इसको लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जून के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक जुलाई में इसका खरीफ सीजन में सोइंग किया जाता है, और कभी जहाँ पर इसका रबी सीजन में सोइंग किया जाता है उसको नवंबर या दिसंबर में सोइंग करते हैं। अब इसका हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो जिन जिन क्रॉप्स में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो सोयाबीन में बताया था कि उनका सीड डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं रखते। तो इसका भी सोइंग शुड बी डन अबव 5 सेंटीमीटर डेप्थ बिहाइंड द प्लाव विथ द हेल्प ऑफ डिबलर और सीड प्लांटर। तो इसका भी जो सीड डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है, 5 सेंटीमीटर में इसको बोते हैं। इसके लिए सॉइल ग्राउंडनट thrives best in belt and sandy loam has light soil helps to easily penetration। इसके लिए बेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, सैंडी लॉम सॉइल होना चाहिए, एक लाइट सेल होनी चाहिए, एक फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंडनट से जो पैक्स निकलते हैं वो पैक्स आसानी से उसका डेवलपमेंट हो जाए। और इसमें जो क्ले और हैवी सॉइल आर नॉट सूटेबल फॉर दिस क्रॉप। क्ले और हैवी सॉइल इस क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें पैक्स घुस नहीं पाएगा, जिससे हमारा ओवरऑल कल्टीवेशन एंड यील्ड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बात की जाए क्लाइमेट का, तो ग्राउंडनट इज एसेंशियल ट्रॉपिकल प्लांट। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसको कि कूल एंड वार्म सीज़न दोनों का ही रिक्वायरमेंट होता है। ये एक कूल सीजन में या वार्म सीजन में दोनों को टॉलरेट कर सकता है ठीक ठाक से। इट सीम्स दैट द प्लांट विल ग्रो बेस्ट व्हेन मीन टेम्परेचर 21 to 26.5 डिग्री सेल्सियस।
इसका अगर 21 डिग्री से 26.5 डिग्री अगर इसका टेम्परेचर होगा तो ये एक बहुत ही सफिशिएंट टेम्परेचर माना गया है इस क्रॉप्स के लिए। लाइफ साइकिल जो है उसको ठीक से सरवाइव कर सकती है। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। नीड ऑफ फर्टिलाइज़र, कितना फर्टिलाइज़र इसका रिक्वायरमेंट होता है। नाइट्रोजन 25 किलो पर हेक्टेयर, इसको 25 किलो एक हेक्टेयर में इसका 25 किलो का रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन का होता है। फॉस्फोरस 50 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका फॉस्फोरस का होता है। अच्छा, नाइट्रोजन का इतना कम रिक्वायरमेंट क्यों होता है, फॉस्फोरस का ठीक उससे डबल है, क्योंकि ये एक पता है आपको एक लेग्यूम की फसल है, दलहन फसल है, तिलहन फसल है। तो इसका क्या होता है कि लेग्यूम की जितनी भी क्रॉप्स हैं सबके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन का बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। पोटास 75 किलो पर हेक्टेयर से इसको पोटास का ज़रूरत होता है। सल्फ़र स्लज का अगर बात करें तो 60 किलो पर हेक्टेयर के दर से इसको सल्फ़र स्लज चाहिए होता है। स्पेसिंग, बात करते हैं स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग में बंच एक जो गुच्छे की तरह होता है और स्प्रेडिंग जो एक फैलाव लेकर ग्राउंडनट होता है। तो इसमें बंच टाइप में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और जो एक रो टू रो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल डिस्टेंस इसकी 15 इंटू 30 सेंटीमीटर रखी गई है। स्प्रेडिंग का बात करते हैं तो स्प्रेडिंग में रो टू रो डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इसका ओवरऑल जो डिस्टेंस है एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक रो से दूसरी रो का 45 इंटू 15 सेंटीमीटर रखा गया है। प्लांट पॉपुलेशन का बात करते हैं तो बंच टाइप में एक हेक्टेयर में 2.22 लाख प्लांट्स होते हैं। एंड स्प्रेडिंग का बात करते हैं 1.48 लाख पर हेक्टेयर जिसमें प्लांट्स पॉपुलेशन होती है। इसका पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। एक फोटोपीरियडिज्म शॉर्ट डे प्लांट होता है। अच्छा, फोटोपीरियडिज्म में होता क्या है, मतलब कि एक क्रॉप है उसको सनलाइट का कितना रिक्वायरमेंट है। तो जो 12 हावर्स से नीचे जिन भी क्रॉप्स का जिनको लाइट का रिक्वायरमेंट होता है उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। और जो 14 हावर्स मोर देन 14 हावर्स जिनको लाइट का रिक्वायरमेंट होता है उनको लॉन्ग डे प्लांट कहा गया है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट है ग्राउंडनट अपना। और एक C3 प्लांट है जिसमें एक साइकिल में कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। पोड्स, नट और कर्नल। अच्छा, पोड्स, नट्स और कर्नल किसको कहते हैं, तो ये राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो इमेज में वो दिख रहा है ऊपर, ये होता है पोड्स मूंगफली का। और इन पोड्स के अंदर से जो ये दाने निकलते हैं इनको कर्नल कहा जाता है। अब ग्राउंडनट में क्या क्या होता है, तो 45% ऑयल इन कर्नल, 26% प्रोटीन इन कर्नल। इसके एक बीज में 45% ऑयल 26% प्रोटीन होता है और नाइट्रोजन 7.8%, फॉस्फोरस 1.5%, पोटास 1.5% और सेलिंग परसेंटेज 70। अच्छा, सेलिंग होता क्या है, तो जब मूंगफली का हार्वेस्टिंग कर लिया उसमें से जो पॉट्स होते हैं, पॉट्स में से कर्नल को निकालते हैं, उस विधि को कहते हैं सेलिंग। तो इसमें सेलिंग परसेंट इसका 70% होता है। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, इसकी कितनी स्टेजेस होती है क्रिटिकल, जहाँ पे हमको इरिगेशन देने का रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्स्ट होती है फ्लावरिंग स्टेज जहाँ पे हमको इरिगेशन देना होता है। दूसरा होता है पैगिंग स्टेज। पैगिंग स्टेज ये पैक्स निकल रहे होते हैं, ये पैक्स ज़मीन में जाके और यहाँ पे फिर इनका पॉट डेवलपमेंट होता है एंड देन मूंगफली उसमें दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यही होते हैं पैक्स। और फ्लावर का तो आपको पता ही है। एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज, जब ये पैक्स ज़मीन में गए नीचे पॉड बना लेते हैं और फिर पॉट का जब फॉर्मेशन होता है उसमें बीज बनते हैं, पॉट का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे भी हमको पानी देने का एक रिक्वायरमेंट होता है। मेजर डिसीजेस,
तो अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ स्पॉट ये इसकी मेजर डिसीजेस हैं, जिसको कि दोनों को टिक्का डिसीज कहा जाता है। ये है टिक्का डिसीज। इसमें जो अर्ली लीफ स्पॉट होती है उसमें बीच में एक ब्लैक डॉट पड़ जाता है, और फिर उसके जो ब्लैक डॉट पड़ता है उसके साइड साइड में एक रिंग जैसा आकार बन जाता है, तो उसको लेट लीफ स्पॉट कहते हैं। ओवरऑल इसको टिक्का डिसीज का नाम दिया गया है। दूसरा होता है स्टेम रोट। ये होता है स्टेम रोट, इसको एक स्टेम सड़ने लगता है। सीड रोट होता है, एंड देन कोलार रोट होता है, रस्ट होता है। ये इसकी मेजर डिसीजेस हैं। मेजर इंसेक्ट्स, तो ये जो 5-6 लिखे गए हैं ये मेजर इंसेक्ट हैं इसके, जिसमें से फर्स्ट जो वाइट ग्रव होता है, ये है वाइट ग्रव। ये मूंगफली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये ओवरऑल में से मेजर इंसेक्ट होता है ये वाइट ग्रव। एंड एफिड, ग्राउंड बड बोरर, पॉड बोरर, पॉडबग, ग्राउंडनट, लीफ माइनर, ये सभी इसके मेजर इंसेक्ट हैं। ईल्ड का बात करें, बंच टाइप में ईल्ड 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर के दर से इसका ईल्ड होता है। स्प्रेडिंग टाइप में 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। बंच टाइप में हमारा एक तो सीड रेट ज़्यादा लगा था, और उसका जो यील्ड देखा तो यील्ड 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका यील्ड हुआ। और स्प्रेडिंग टाइप का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सीड रेट कम लगा था बंच टाइप के मुकाबले, और इसका जो एक यील्ड देखने को मिला है ये 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर मिला है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं बंच और स्प्रेडिंग टाइप का, तो स्प्रेडिंग टाइप का जो ग्राउंडनट होता है वो बहुत अच्छा होता है। So thank you. This is all about today's video.